तो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखो कि हमने स्टार्ट किया ग्रुप 15 एलिमेंट्स, और ग्रुप 15 एलिमेंट्स में हमने आपको बताया कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आ गई। कोई डाउट है उसमें? कैसे लिखते हैं? उनके आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? ये कौन सा ग्रुप है? 15। 15 का जो ग्रुप होता है उसके पूछे, जैसे उसने क्वेश्चन ही पूछ लिया था, ये ग्रुप 15 की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स में स्टूडेंट आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? NH2 NP3। ठीक है, 3 + 2 5 होता है, और 10 में ऐड कर दूं तो 15 ग्रुप बन गया। बोलो, समझ में आई? 10 + 5 कितना होता है? 15। यस सर। तो 5 इसके आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, दिख रहे हैं तुम्हें? NH2 NP3। अगर ये 10 में ऐड कर दूं तो ये ग्रुप 15 बन जाता है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था इनमें कि तुमने कॉन्फ़िगरेशन जो हमने लिखी थी, देखी थी, हमने कहा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी सबसे इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे एग्जाम में। क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर भी हम जो भी आगे भी पढ़ेंगे उसमें बहुत कुछ मिलेगा। देखो, खास पॉइंट क्या था कि यहाँ पर तुमने देखा कि जैसे मैंने स्टार्ट किया था नाइट्रोजन से, फास्फोरस, फिर क्या है बताओ? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, ये जो है ये तुमने कहा था ये नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल। नोट करते जा रहे हो तुम सब? और यहाँ पे मेटलॉइड्स थे। क्या थे? मेटलॉइड्स। और ये वाला जो लास्ट में आया तो वो क्या हो गया? मेटेलिक। ठीक है, ये कौन से पीरियड में था नाइट्रोजन? सेकंड पीरियड में। ये थर्ड पीरियड का था, ये फोर्थ पीरियड में था, ये फिफ्थ पीरियड में था। बोलो, और ये सिक्स पीरियड में था। इतना समझ है हमें? यस और नो? जल्दी बताओ, कोई डाउट हो तो अभी मैं रुकूं। यस सर। फिर ये सारी बातें हमें याद होनी चाहिए। अब देखो, पढ़ने जा रहे हो इनऑर्गेनिक में, क्या होता है कि बड़ा स्कोरिंग होता है। अगर तुमने समझ लिया तो सारे क्वेश्चन के आंसर कर सकते हो, और अगर समझा नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, आंसर ही नहीं पता लगेगा। वहां पर वो बताएंगे भाई एक्सप्लेन करो इसको, जो ट्रेंड्स होते हैं उनको एक्सप्लेन करो, जो एक्सेप्शंस होती हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो जो एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन होती है उसे हमें एक्सप्लेन करना है, उसको कंसेप्ट को समझना है, ये बता रहा हूं मैं। रट्टेबाजी कुछ नहीं है, रटने से कुछ होने वाला नहीं है। तो हमने ये इनकी कॉन्फ़िगरेशन जो लिखी थी। अब जो नाइट्रोजन के केस में क्या बन रहा था तुम्हारे पास? नाइट्रोजन का कितना अटॉमिक नंबर? 7। तो मैंने कहा इसमें 8 जमा कर दो तो बन जाएगा 15। ये मैजिक नंबर है, तो मैजिक नंबर है। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट पर आए थे तो मैंने कहा था इसमें 15 में से 18 ऐड कर दो तो 33 बन जाता है, इसमें 18 ऐड कर दो तो 51 बन जाता है, इसमें 32 ऐड कर दो। तो इस तरह से हमें याद हो गए थे कैसे एटॉमिक नंबर बनाए जाते हैं। बोलो, तुम्हें याद है? मैं एक छोटा सा रिवीजन दे रहा हूं आपको, कैसे पता लगता है एटॉमिक नंबर। समझ में आई? यहां पर ये आउटर मोस्ट में देखो सेकंड पीरियड है, तो आउटर मोस्ट में 2s2 2p3 है। समझ में आया? ये इसमें क्या है? थर्ड वाले में 3s2 और 3p3 है। और फिर उसके बाद में क्या होगा? फोर्थ पीरियड में 4s2 और 4p3 है। लेकिन यहां पर क्या होगा अब कि 3d भी आ जाएगा। फिर कौन सा आ जाएगा? 3d भी आ जाएगा। समझे? और 3d में कितने होते हैं? 10। और इसके बाद में जब नीचे आओगे, अगर मैंने 5s2 और 5p2 लिख दिया, ये फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट बन गया। तो अब इसमें क्या होगा कि इसमें देखो, यहाँ पर 5s और 5d लिखा तुमने, तो 4d 10 जो है वो तो आएगा ही। और एक और आ गया, वो कौन सा इसमें आ गया? तो आपको कौन कौन से ऑर्बिटल मिल रहे हैं? 3s 3p फिर 3d, फिर इसमें 4d आ गया, 4d 10 आ गया। तो इस तरह से अगर हमने सर ऐसे 2 3 4 5 ऐसे करके बढ़ना होता है, ये आपने बताया नहीं था पिछली बार। अब मैं बता रहा हूँ कि ये एक याद करने का तरीका है। ऐसे तो पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख अब तो मैं बता चुका हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ कि पीरियड वाइज मैं कैसे लिखता हूँ कॉन्फ़िगरेशन। और सिक्स पीरियड है तो तुमने कहा 6s2, ये p में 3 होते हैं, तो 6s2 सिक्स पीरियड है तो मैंने लिखा 6s2 और 6p3। अब अंदर वाले कौन से होंगे तो वो हमें देखना है। 6x3 है तो इसमें 5d 10 आएगा, और 4f भी आ जाएगा, 4f ऑर्बिटल भी शुरू होगा। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का एक आसान तरीका बताया था। उसके आगे क्या है? इनर्ट गैस है। यहाँ पे हीलियम है, हीलियम है, उसमें नियोन है, इनर्ट गैस। 2 8 जमा कर दो, हीलियम नियोन। आर्गोन है, क्रिप्टोन है, और जीनोन है। ये इनर्ट गैस होती है। इस तरह से इनकी कॉन्फ़िगरेशन हमने आपको सिखाई थी कैसे लिखनी है, वो आपके नोट्स में है। ये तो कर चुके हैं हम, इसलिए बता रहा हूं तुम्हें। ठीक है,
अपने नोट्स चेक कर लो। अब देखो कि हमने ये सारी बातें बताई कि क्या होता है। देखो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ऊपर से नीचे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। क्या होता है भाई? नाइट्रोजन और फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऐसे ही तो जा रहे हो ना नीचे, बोलो ऐसे नीचे जा रहे हो, तो नीचे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। क्या होता है? डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज होता है? अब इसका रीजन बताना है। बोलो क्वेश्चन में पूछा उसने, द मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, वाई? बताओ क्या आंसर दोगे तुम? वाई द मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप? स्टूडेंट्स सभी ग्रुप में ऐसा होता है। क्यों होता है? नीचे जाते हो तो क्या होता है? एटॉमिक साइज बढ़ता है, यस और नो? यस सर। तो अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो क्या होगा? मेटेलिक कैरेक्टर को बढ़ेगा ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप क्या होता है स्टूडेंट? साइज बढ़ जाता है। as you go down the group there is a increase in atomic size due to increase in, क्या मैंने आंसर लिखा? एटॉमिक साइज। बस आंसर हो गया। एग्जाम में ज्यादा नहीं लिखना होता, एग्जैक्ट चीज लिखनी है। आपको समझ में आ गई? अगर एटॉमिक साइज बढ़ गया तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दूर हो गया न्यूक्लियस से, तो वो लूज हो गया, तो वो जल्दी रिमूव हो सकता है। मेटल कौन से होते हैं? मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन छोड़ सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। If the size of an atom is bigger, the outer electron is away from the nucleus. The force of attraction is less. It is more loose. Therefore, it will become more metallic. ठीक है? समझ में आ गई स्टोरी? ये हमने जो बताया था। अब देखो कि ये हमने आपको ये जो भी बातें बताई इसके अंदर, और मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में भी क्या है कि जो ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज तो बढ़ ही रहे हैं, इनके साइज बढ़ ही रहे हैं। तो अगर उनकी वैल्यूज देखी थी हमने, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट देख रहे हो इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंस आ रहे हैं। ये यहाँ से यहाँ बढ़ गया, यहाँ बढ़ गया, क्योंकि साइज बढ़ गया। और ये नॉन मेटल से मेटेलिक की तरफ जा रहे हैं। अब ये नॉन मेटल है, ये मेटलॉइड्स हैं। यहाँ पर देख रहे हो बिस्मथ का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इनसे कम हो गया। तो यहाँ पर ये मेटेलिक, नॉन मेटेलिक से मेटेलिक में आ गए हो, उनका स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो कई चीजों पर डिपेंड करते हैं, उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करते हैं स्टूडेंट्स, क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट्स आप देख रहे हो कि यहाँ से कितना इंक्रीज हुआ है, तो देयर इज ए इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट स्टूडेंट्स। तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। नाइट्रोजन और फास्फोरस नॉन मेटल, आर्सेनिक एंटी मेटल, बिस्मथ इज ए मेटल, तो डिक्रीज इन आयनाइजेशन हो रही है। बॉइलिंग पॉइंट्स इन जनरल इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बट मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम आर्सेनिक एंड देन डिक्रीज फ्रॉम बिस्मथ। जो भी एक्सेप्शंस भी कुछ हमें दिख रही हैं, जो कि हमने यहाँ पर वैल्यूज दिखाई हैं। डेंसिटी देख रहे हो इंक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप, because the mass is increasing. With increase in mass what will happen students to the density? मास बढ़ जाएगा। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ऐसे ऊपर से नीचे जाते हैं तो उनका मास बढ़ गया, therefore डेंसिटी इज इंक्रीजिंग। दिख रही है इंक्रीज इन डेंसिटी। और जो मेल्टिंग और बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं सॉलिड के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स पे भी डिपेंड करते हैं, किस टाइप का वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं। तो जहाँ पर हम ज़्यादा इंक्रीज देखते हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि साइज तो बढ़ रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी स्ट्रॉन्ग होगी पार्टिकल्स में, उतना ही मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो वो पैकिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है किस टाइप की पैकिंग हो रही है। तो ये जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने उनकी बताई। और कैटिनेशन क्या होती है? देखो कैटिनेशन क्या होती है कि आपने देखा है कि नाइट्रोजन जो है वो कैसे एग्जिस्ट करता है? नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डाइएटॉमिक। नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर क्या है? नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज गैस। नाइट्रोजन एक गैस है और एक डाइएटॉमिक है, देख रहे हो। लेकिन एज यू गो डाउन द ग्रुप व्हाट हैपेंस? नीचे जाने पर दे शो टेंडेंसी फॉर कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होती है? व्हाट इज कैटिनेशन? फास्फोरस कैसे एग्जिस्ट करता है? P4। नाइट्रोजन N4 नहीं होता, पर फास्फोरस का P4 होता है। फास्फोरस हम देखेंगे, एलोट्रोप्स हम स्टडी करेंगे फास्फोरस के, व्हाइट और रेड फास्फोरस। तो फास्फोरस को कैसे रिप्रेजेंट किया था? P4। इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 4। 4 एटम है एक ही फास्फोरस के अंदर, देख रहे हो? P4 लिखा है मैंने। तो ये जो कैटिनेशन होती है वो किन एटम्स में होती है? ये सिंगल बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करती है।
अगर ये सिंगल बॉन्ड स्टेबल हो जाता है, अगर इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है तो वो स्टेबल हो सकता है, पर नाइट्रोजन में ये सिंगल बॉन्ड स्टेबल नहीं है। हम ये कह रहे हैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड इज नॉट स्टेबल, इट इज वेरी वीक, इट इज वेरी वीक। तो ये ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा स्टूडेंट। इसलिए नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि नाइट्रोजन का साइज बहुत छोटा है, नाइट्रोजन इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है। सबसे छोटा कौन सा है? नाइट्रोजन। बोलो सही है गलत है? यस सर। तो नाइट्रोजन का यहाँ पे देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन पेयर भी लगे हुए हैं नाइट्रोजन के पास। क्या पड़े हुए हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर मैं नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या है? नाइट्रोजन 2s2 2p3, ये नाइट्रोजन का है आउटर मोस्ट। तो अगर नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाएगी तो देखा इसका साइज बहुत छोटा है, इसका साइज बहुत छोटा है, तो बड़ी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत हाई हो जाएंगी, एंड उसके कारण ये जो बॉन्ड है ये बहुत वीक है और ये स्टेबल नहीं है। लेकिन नाइट्रोजन क्या करता है कि मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। कौन सा बनाता है? पी पाई पी पाई। तो नाइट्रोजन, जब दो नाइट्रोजन आपस में आते हैं तो उनके पास पी पाई ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो मल्टीपल बॉन्ड बना लेते हैं, तो इसलिए N2 बन जाता है। तो N2 में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। देख रहे हो ट्रिपल बॉन्ड दिखाते हैं हम। तो ये बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है, इसीलिए ये इनर्ट भी है, और इसकी बॉन्ड एंथैल्पी बहुत हाई होती है, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत हाई है। क्या है? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज वेरी हाई। तो नाइट्रोजन के पास बहुत हाई टेंडेंसी है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की। तो एलोट्रोपी अगर देखी जाए कि ये जो कंपाउंड जो ये बन रहे हैं एलिमेंट्स, क्या ये एलोट्रोप शो करते हैं? मतलब डिफरेंट फिजिक स्ट्रक्चर शो करते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन के भी अल्फा और बीटा दो, अल्फा और बीटा दो नाइट्रोजन के भी सॉलिड स्टेट में एलोट्रोप्स होते हैं। फास्फोरस के तो कितनी एलोट्रोप्स हैं जो हम पढ़ेंगे। फास्फोरस इज आल्सो शोस एलोट्रोपी। आर्सेनिक के भी बन रहे हैं, एंटीमनी के भी बन रहे हैं। तो बिस्मथ इज मेटेलिक, बिस्मथ एक मेटेलिक है, जैसे ही नीचे जाते हैं वो मेटेलिक हो जाता है। तो ये एलोट्रोपी शो कर रहे हैं, जो हम स्टडी भी करेंगे फास्फोरस के एलोट्रोप्स को हम स्टडी करेंगे, उस पर क्वेश्चन भी आएंगे। तो मल्टीपल बॉन्ड की जहां मैंने बात की वो था पी पाई बॉन्ड। तो हमने क्या बताया कि नाइट्रोजन हैज ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स। नाइट्रोजन हैज ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड, लेकिन नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है। क्या नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल है? बताओ। नाइट्रोजन के पास कौन से हैं? सिर्फ 2s और 2p। तो डी तो है ही नहीं इसके पास, 2d तो होता ही नहीं, इसके पास डी नहीं है। लेकिन फास्फोरस के पास, और जो नीचे जाओगे तो उनके पास क्या होंगे? डी भी होंगे वेकेंट। उनके 3s2 है, जैसे 3p3 है, और 3d वेकेंट है, 0। तो अभी इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी ऑलमोस्ट काफी नजदीक होती है, तो इसलिए इनके पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल हो जाते हैं। ये एम्प्टी है लेकिन यूज हो सकते हैं रिएक्शंस में, केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। तो यहां पर नाइट्रोजन के पास नहीं है। तो ये क्या बना सकते हैं? इनको क्या बोलते हैं? डी पाई पी पाई बॉन्ड। ये डी पाई स्टूडेंट्स और पी पाई बॉन्ड बना सकते हैं, जो जो नीचे वाले एलिमेंट है नाइट्रोजन से, क्योंकि दे हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल। यहां तक समझ में आया? बोलो, कोई डाउट है? कोई क्वेश्चन पूछना है? यहां तक सारा नोट कर लिया तुमने? यस सर। हर पॉइंट को नोट कर लो, क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे, हर एक के क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, तो हमें पता होना चाहिए। तो एलोट्रोपी कहाँ कहाँ दिख रही है? कैटिनेशन नाइट्रोजन शो नहीं करता, ये क्वेश्चन आए हुए पेपर में, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर के, इसलिए समझ लो, उनको नोट कर लो। क्योंकि नाइट्रोजन फॉर्म्स मल्टीपल पी पाई बाई मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है। नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2 डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। आगे चलते हैं, फिर यहाँ तक हो गया। देखो इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो व्हाट आर ऑक्सीडेशन स्टेट्स स्टूडेंट? ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती हैं बताओ? व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन स्टेट्स? देखो जब ये कंपाउंड्स बनाते हैं स्टूडेंट्स,
तो हमने ये कहा कि कोई भी कंपाउंड में अगर एलिमेंट के ऊपर अगर ये एज्यूम करें कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स टेक्स द इलेक्ट्रॉन, तो उसके ऊपर कितना चार्ज होगा एलिमेंट के ऊपर, उसे हमने ऑक्सीडेशन स्टेट कहा। क्या बोला? ऑक्सीडेशन स्टेट कहा या ऑक्सीडेशन नंबर भी कहा। एंड यू हैव स्टडीड इन 11th क्लास स्टूडेंट्स इन रिडॉक्स रिएक्शंस द कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर। आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा था, हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन नंबर, हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स। वी हैव स्टडीड द ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, पढ़ा था। यस सर। तो अब ये देखो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से बनने वाली है। तुमने कहा कि सर इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP3 वैलेंस शेल की, ठीक है, यही है। यस सर। अब देखो कि ये P में 3 है इलेक्ट्रॉन और S में कितने हैं? 2। आप ये कह रहे हो, ऐसे दिख रहा है मुझे, ठीक है। अगर मैं ये कहूं NS है, ये NP है, NS में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, और P में कितने हैं? 3। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो फिर कितने हो जाएंगे? फिर NP6 हो जाएगा। और NP6 तो स्टेबल होता है, इनर्ट गैस। तुम्हें पता है नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? नोबल गैस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? P में 6। NH2NP3 में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो कितने बन जाएंगे? बताओ, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो कितने हो जाएंगे? NH2NP6 हो गया, बोलो हो गया। तो यस इसमें सर। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये -3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगी? दे विल शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है कि दे विल गेट 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए स्टूडेंट्स। अगर इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए स्टूडेंट्स तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बन गई? -3। बोलो सही है गलत है? लेकिन ये -3 क्या होगा? सबसे ज्यादा -3 कौन शो करेगा? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और डाउन द ग्रुप ये टेंडेंसी कम होती जाएगी, डाउन द ग्रुप ये टेंडेंसी कम होती जाएगी। और अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो फिर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट बनने वाली है? बोलो। एक तो तुमने कह दिया -3, दूसरी कौन सी होने वाली है? अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो +3, ठीक है। अगर ये 5 के 5 निकल जाए स्टूडेंट तो फिर कौन सी होगी? बोलो, +5। समझ में आई कुछ? -3 जब 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ली। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन, कोई इनसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ गया तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ले गया तो हमने कहा क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट +3। अगर 5 ले गया तो कितनी आई? +5। तो इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, मैं ये कह सकता हूं देयर आर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स। कितनी बनाई मैंने? कॉमन ऑक्सीडेशन -3, +3 और +5। लेकिन ये पॉइंट नोट कर लिया तुमने? कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स मैंने अभी एक पॉइंट लिखा। कितनी बनी? -3, +3, +5। नोट कर लिया? यस सर। If they gain 3 electrons, if they are more electronegative than others, then we can say that they are -3. If more electronegative element attaches with them, then they will have +3 और +5। ये समझ में आ गया? अब क्या होगा कि दूसरा पॉइंट, द स्टेबिलिटी ऑफ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट decreases down the group, तो नाइट्रोजन तो -3 शो कर लेगा क्योंकि नाइट्रोजन स्मॉल है और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन डाउन द ग्रुप ये कम हो जाएगी। इसका रीजन बताओ। हर चीज का रीजन देना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और कुछ भी नहीं करना। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस स्टूडेंट? व्हाई द स्टेबिलिटी ऑफ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप? इसका आंसर बताओ, क्या रीजन दोगे? हर चीज का रीजन देना है हमें एग्जाम में, और क्या सर करना है? एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है। तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, और क्या हो रहा है? सर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो हाँ
आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल So से क्या you कहते are हैं, saying इलेक्ट्रॉन लूज करने इजी होंगे। due to increase in atomic size and increase in metallic character and increase in metallic character down the group तो नीचे चलते हुए क्या होता है, साइज बढ़ रहा है और मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा है, तो फिर मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन थोड़ी वो गेन करेंगे, वो तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। तो इसलिए -3 की स्टेबिलिटी नीचे जाते बहुत कम हो जाती है। तो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स तो मिलेंगे -3 में, एज यू विल गो डाउन तो वो टेंडेंसी कम हो जाती है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आया। अब स्टोरी है कि ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत कॉमन है इनकी, एक +3 और एक +5। अब यहां पर भी क्वेश्चन आने वाला है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल आता है पेपरों में, हर साल आता है, फिर आएगा। वो क्या है कि देखो, जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, वो ये हायर है, ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है। जो ऊपर के एलिमेंट्स हैं उनकी +5 मोर स्टेबल है। मैं ये कह रहा हूं जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ये +5 मोर स्टेबल है, लेकिन डाउन द ग्रुप ये +5 कम स्टेबल हो जाती है। तो +5 इज मोर स्टेबल अप द ग्रुप। बात समझ में आ गई? और नीचे जाते हुए क्या होता है, +5 बिकम्स लेस स्टेबल फॉर हैवियर एलिमेंट्स। जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो +5 की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अब आपको बात समझ में आ गई? सर प्लस में बढ़ने नहीं चाहिए? अभी हम इसका रीजन बताएंगे, पहले तुम समझ लो मैं क्या कह रहा हूं, नोट कर लो। मैंने क्या बताया है कि ये यहाँ पे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। देखो यहाँ पर हमने कहा कि इनके पास जो है +5 और +3 की, मैंने कहा दो स्टेट बहुत आ रही हैं। ठीक है, अब ये कह रहा हूं कि जो नीचे है, एज यू गो डाउन द ग्रुप इनकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ये स्टेबिलिटी कम होती जा रही है, स्टेबिलिटी इसकी तो +5 बहुत ही कम होती है, मतलब बहुत रेयर होती है। तो स्टेबिलिटी +5 की डिक्रीज होती है एज यू गो डाउन द ग्रुप। स्टेबिलिटी +5 की क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। कैसे? हैवियर एलिमेंट्स में +5 कम स्टेबल हो रहा है, और नीचे क्या हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है स्टूडेंट, +3 मोर स्टेबल हो रहा है। ये मोर स्टेबल है, इसकी +3 मोर स्टेबल है, +5 तो बहुत कम होती है बिस्मथ की। तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, मैं ये कह रहा हूं डाउन द ग्रुप जो +3 है वो मोर स्टेबल हो रही है, उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। डाउन द ग्रुप द स्टेबिलिटी ऑफ +3 इंक्रीजेज, इसकी स्टेबिलिटी नीचे जाते जाते इंक्रीज होती रहती है, किसकी? +3 की। ये नोट कर लो, अभी इसका रीजन बता रहा हूं, पहले यहां तक नोट कर लो। पहले इसको नोट कर लो, फिर इसका रीजन बताता हूं तुम्हें। जब इसको नोट कर लो कि मैं ये बता देना, मैं इसको मिटा दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आने वाला पेपर में, ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। वाई द स्टेबिलिटी ऑफ +5 decreases down the group and the stability of +3 increases। कौन सा बता रहा हूँ? ग्रुप 15 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन आने वाला पेपर में ऑक्सीडेशन स्टेट्स के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, इसको नोट कर लो पहले, इसको नोट कर लो, फिर इसको मैं मिटाता हूँ, फिर देखता हूँ क्या करना। लो, ये तुम नोट कर चुके हो। सर हाँ, सर नाइट्रोजन की प्लस में कैसे हो सकते हैं सर? वो तो डोनेट मतलब वो करता है ना, अपनी तरफ लेता है ना अरे इससे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, जब N2O5 अगर बनेगा तो उसमें क्या होगा, नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर क्या होगा? ओके सर। कुछ ऐसे एलिमेंट है जो नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है स्टूडेंट्स, फ्लोरीन है जैसे, या ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ वो ऑक्साइड्स जो बनाता है, तो फिर उसमें क्या होगी? वो सारे एग्जांपल आएंगे हमारे कोर्स में।
पढ़ेंगे हम सबको। यहां तक तो हो गया ना। अब हमने एक क्वेश्चन दिया, उसका आंसर लिखना है। ये पेपर में आ चुका क्वेश्चन। एक्सप्लेन दैट as you go down the group the stability of +5 decreases and +3 increases। क्वेश्चन ये है सर हमारा। हाँ। एटॉमिक साइज अगर बड़ा होगा हम्म। तो चाहे इलेक्ट्रॉन ले चाहे दे, वो मतलब उसको इतना तो नहीं वो होगा ना, स्टेबिलिटी पे उसको इतना तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। क्या मतलब स्टेबिलिटी कैसे नहीं फर्क पड़ेगी? तो वो तो हमने एनर्जी दिखाई है तुम्हें, आयनाइजेशन एनर्जी बताई नहीं थी कितनी होती है, हर एक की अलग अलग है। जिसका साइज बड़ा है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो गई थी, वो वैल्यू दिखाई तो थी तुम्हें तुम्हारे टेबल में। एक टेबल मैंने दिया था जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसमें वैल्यूज लिखी हुई है, साइज भी लिखे हुए हैं पिकोमीटर में, और किलो जूल्स पर मोल में वैल्यू लिखी रखी है। अब मैंने क्वेश्चन क्या दिया देखो, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर होता है। एंड इनऑर्गेनिक में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा किस बेस पे, एक्सपेरिमेंटल, जो अब उन्होंने कहा कि रेडियोलॉजी इसको एक्सप्लेन करो। अब हमें उसका आंसर देना है। क्या देना है? आंसर देना है। हमने आपको क्वेश्चन ये दिया, एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करना है? +5 स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप 15 एंड +3 इंक्रीजेस। ये क्वेश्चन आपको पेपर में आ गया, ठीक है जी, समझ में आ गया क्वेश्चन। अब हमें लिखना है इसका आंसर। अब इसका क्या आंसर देंगे? देखो कि क्या, जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी उसमें क्या चीज खास थी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर तुम्हें दोबारा दिखाऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर दोबारा दिखाऊं, देखो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आ गया मैं। देखो ये नाइट्रोजन की है, दिख रही है। यस सर। ये फास्फोरस की है। और आर्सेनिक में क्या हुआ, ये डी भर गया, पूरा भर गया डी। बोलो डी दिख रहा है 3D10। यस सर यस। और एंटीमनी में 4D10 आ गया। और बिस्मत में 4F14 पूरा भर गया। अब ये इनमें नहीं थे डी और एफ, ऊपर वालों में। क्या ऊपर वालों में थे? जल्दी बताओ। डी और नो एफ सर। नहीं। तो इसका रिजल्ट मिल रहा हमें कौन से, फील्ड डी और एफ ऑर्बिटल्स का। क्या रिजल्ट मिल रहा? देखो आंसर हमें मिल गया यहां पर। मैंने तुम्हें इसलिए दिखा दिया, तुम एग्जाम में भूलोगे नहीं। हमने क्या देखा कि डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप तुम क्या देख रहे हो? फॉर हैवियर एलिमेंट्स, हैवियर एलिमेंट्स 3D 4D and 4 of orbitals completely filled, completely filled are present। बोलो सही है गलत है ये बात? सही है सर। अच्छा, इसका क्या रिजल्ट होगा? एक होता है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल्स, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, effective nuclear charge experienced by outer ns2 electrons, by outer ns2 electrons। आउटर कौन से हैं? वैलेंस वाले, वैलेंस शेल वाले, ठीक है। इंक्रीजेस, पहले ये लाइन समझ में आई तुम्हें, फिर आगे चलो। ऐसे ही लिखना पेपर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या ये लाइन समझ में आ गई? न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, लेकिन वो उसको अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड करते हैं। क्या करते हैं? शील्ड करते हैं। सर सर तो न्यूक्लियस तो वो होता है ना, न्यूट्रल होता तो ना वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा कौन ना न्यूट्रल होता प्रोटॉन, है? मतलब ऐसे। न्यूट्रल कौन होता है?
सॉरी सर, पॉजिटिव। न्यूक्लियस न्यूट्रल थोड़ी है, पॉजिटिव होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो आउटर इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, लेकिन जो इनर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शील्ड करते हैं, वो एक तरीके से दीवार बना लेते हैं, जो आउटर इलेक्ट्रॉन होता है उसकी अट्रैक्शन कम कर देते हैं। लेकिन होता क्या है, जो डी और एफ ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी स्क्रीनिंग बहुत पुअर होती है, उनकी शील्डिंग बहुत पुअर होती है। मैंने लिखा ना पुअर शील्डिंग किनकी, डी और एफ ऑर्बिटल्स की, क्योंकि उनके साइज बड़े होते हैं और वो डिफ्यूज होते हैं। क्या होता है, जो डी और एफ ऑर्बिटल्स होते हैं स्टूडेंट्स, they are large and diffused, और उनकी जो स्क्रीनिंग होती है, जो शील्डिंग होती है वो पुअर होती है, पुअर शील्डिंग होती है। इसे स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहा जाता है। क्या होता है, स्क्रीनिंग। तो वो आउटर इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं कर पाते। न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा होता है आउटर मोस्ट पे, तो न्यूक्लियस क्या करता है, जो एनएस वाले दो इलेक्ट्रॉन है उनको स्ट्रांगली खींच लेता है। तो हमने क्या बताया, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय आउटर NS2 इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एंड दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस। क्या होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस। अब वो न्यूक्लियस उनको स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लिया NS2 को, तो फिर वो दे आर नॉट अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। उनको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये इंपॉर्टेंट वर्ड बता रहा हूं, इसे क्या बोला जाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इसके कारण फिर +5 नहीं होती, +3 रह जाती है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। स्टूडेंट जैसे जैसे मैं नीचे आया, कितने इलेक्ट्रॉन थे, NH2 और NP3, ये था ना। अब ये वाले दो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो गए, कहां पर, जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं, क्योंकि डी और एफ ऑर्बिटल आ गए उसके अंदर पूरे भरे हुए, और वो शील्डिंग हो गई पुअर। क्या पुअर हो गई, शील्डिंग। तो इसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लिया न्यूक्लियस ने, तो ये स्ट्रांगली बाउंड हो गया, तो ये फिर इनर्ट हो गया। क्या हो गया, इनर्ट हो गया। इतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं है कि इसको अब वो यूज कर सके, तो इसलिए +3 रह गई +5 की बजाय, जब मैं बिस्मथ तक आया। बिस्मथ की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, +3। +5 का सिर्फ एक ही कंपाउंड है बिस्मथ का, वो है BiF5, क्योंकि फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये यहां तक समझ में आई, पहले तो इतना बताओ। इसे, इसका रीजन मैंने क्या दिया, इनर्ट पेयर इफेक्ट। एग्जाम में ये लिखना, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब पूछेगा व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो ये सारा मैंने एक्सप्लेन किया। पहले यहां तक नोट कर लो, फिर आगे बताता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर। सर डी एंड एफ ऑर्बिटल डिफ्यूज का क्या मतलब है? अरे वो डिफ्यूज्ड होते हैं, बड़े साइज के होते हैं, उनके अंदर से न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स निकल जाती है। एक होती है शील्ड जो बिल्कुल कवर कर लेती है। अरे आपके आगे मैंने एक दीवार लगा दी, तो आपके आगे कोई आदमी खड़ा है, तो वो अगर आपको कोई बोल रहा है तो उसकी आवाज कम होगी आपके पास, लेकिन उस दीवार में मैंने छेद कर दिए, क्या कर दिए, होल्स, डिफ्यूज हो गई, मतलब दीवार डिफ्यूज हो गई, उसमें खाली जगह बच गई, तो वहां से तो वो आवाज आएगी ना मुझे। तो डीएफ एंड ऑर्बिटल्स की जो शेप है, अगर तुम देखोगे, वो देखा नहीं था, डी डबल डम्बल शेप है और बड़े बड़े साइज के होते हैं, तो वहां से न्यूक्लियस की जो पॉजिटिव चार्ज है निकल जाता है बाहर। वो निकलेगा तो किसको खींचेगा, जो बाहर के NS वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें खींच लेता। तो ये जो शेप्स होती है ना ऑर्बिटल्स की, उसमें तुम्हें देखी है बुक में, तो वहां से तुम्हें आइडिया हो जाएगा। एफ का उससे भी खराब शेप होता है, कि मतलब उससे भी ज्यादा डिफ्यूज्ड कह रहा हूँ, डिफ्यूज मतलब वहां से न्यूक्लियस का चार्ज निकल सकता है। अब बात समझ में आ गई। यस सर। शील्ड, शील्ड का मतलब क्या होता है, तुम्हारे आगे एक शील्ड लगा दी मैंने, लेकिन अगर वो शील्ड के अंदर मैं कह रहा हूँ होल्स कर दिए, तो फिर क्या करेगी शील्ड, उसमें से निकल आएगी बाहर। कोई भी चीज आ रही है, लाइट ही आ रही है मान लो, तो ये इसलिए इसे ही बोलते हैं शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट कहा जाता है। इसको नोट कर लो। कौन सा इफेक्ट बताया मैंने, बताओ जल्दी से। इसे डी और एफ इफेक्ट कहा जाता है, इसे इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। मतलब इनर्ट पेयर का मतलब एक पेयर जो इलेक्ट्रॉन का है वो इनर्ट हो गया है, कौन सा, NS2 वाला। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में नहीं काम कर रहे, तो फिर 3 ही तो बचे, तो फिर +3 रह गया सिर्फ। समझ में आ गया। यस सर।
ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो गए, तो वो इनर्ट कह दिया मैंने, इनर्ट हो गए। तो अब +3 की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी नीचे और +5 की कम हो जाएगी, और ऊपर +5 की ज्यादा। ये फेवरेट क्वेश्चन है पेपर का। रीजन पूछा तो मैंने कहा इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब मैं इसको मिटा दूं, नोट कर लिया तुमने, तो मैं मिटा दूं। सर ये आपने न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय आउटर क्या लिखा हुआ है ये? हाँ सर वही ऊपर थोड़ा बाई आउटर आउटर। NH2 इलेक्ट्रॉन, और कौन से है मेरे पास, आउटर NH2 इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। बैटरी बंद हो रही है। बाकी आउटर NH2 लिखा यार। अच्छा, हो गया। समझ में आ गया ये क्वेश्चन का आंसर? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। सर हाँ बोलो। सर जो पर आपने मेन क्वेश्चन लिखा था उसका वो नहीं समझ आया, रीजन नहीं समझ आया किसका रीजन? सर। +3 की बता इंक्रीज। तो दिया इनर्ट पेयर इफेक्ट। मेन रीजन ये है, व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, उसको पूरा लाइन में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एग्जाम में मुझे लिखना पड़ेगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, या फिर मैंने एक्सप्लेन किया ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड डी एंड एफ ऑर्बिटल्स इन द हेवियर एलिमेंट्स and poor shielding of D and F orbital, the nuclear attraction is more strong for the NS2 orbitals of the outer shell. Therefore, they become inert and do not take part in bonding. यही एक्सप्लेन किया। एक वर्ड में अगर मैं एक्सप्लेन करूं एग्जाम में, तो वो है इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या लिखना है ओके मुझे? सर। इनर्ट पेयर इफेक्ट लिखा है नहीं यहाँ पर, इनर्ट पेयर इफेक्ट, उसको लिखना। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका पेपर में। कितनी बार आया? बहुत बार। यहाँ पे ये वाला वर्ड है, देखो, ये लिखना है पेपर में। क्या लिखा मैंने? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। बात समझ में आ गई? यस सर। और इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, ये अगर कहे तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। बस इतना है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ एफ सब शेल्स। ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ सब शेल्स, द NH2 आउटर इलेक्ट्रॉन बिकम्स इनर्ट। बस यही मतलब है इसका। अब डाउट खत्म हो गया? समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब देखो कि और इसमें क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स। हर साल इस पे कोई क्वेश्चन आते हैं। एक्सप्लेन, अगर ये पूछे व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो उसको एक्सप्लेन किया मैंने, व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इसके बारे में और भी बता दूं, हर ग्रुप में ये आएगा। जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी वो नीचे जाके ज्यादा स्टेबल हो जाती हैं, और हायर वाली कम स्टेबल होती हैं। हायर वाली ऊपर ज्यादा स्टेबल होती हैं, और लोअर वाली नीचे ज्यादा स्टेबल होती हैं। इसी को हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट कहा। इसका रीजन है ड्यू टू पुअर शील्डिंग बाय कंप्लीटली फिल्ड डी एंड एफ सब शेल्स। तो डी एंड एफ ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो पुअर शील्डिंग करते हैं, ये बताया। तो यहाँ पर जो हमें मेन ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिल रही हैं, देखो अभी तक जो मैंने तुम्हें मेन ऑक्सीडेशन स्टेट बताई, इनकी क्या बताई। एक तो -3, और दूसरी कौन सी बताई है? +5 और +3।
तो +3 नीचे स्टेबल हो रही है और ये लेस स्टेबल हो रही है नीचे, और ये भी नीचे लेस स्टेबल हो रही है। ठीक है, बिस्मथ की जो मेन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 होती है, सिर्फ BiF5 नॉन है। क्यों? बिकॉज फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये सारे पॉइंट नोट कर लो, क्वेश्चन आएगा पेपर में। या फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है स्टूडेंट? फ्लोरीन। फॉर बिस्मथ +3 स्टेट इज मोस्ट स्टेबल। तो इसके ज्यादातर जो कंपाउंड्स होते हैं +3 में होते हैं स्टूडेंट्स, बिस्मथ के +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलते हैं। Only bismuth 5 oxidation compound is BiF5 because fluorine is the strongest oxidizing agent. Strongest oxidizing सर agent. हमें इस वाले चैप्टर में कितने वो पढ़ने ग्रुप्स? कितने ग्रुप हैं? 18 तक हैं, 16 17 18। NP6 तक है ना। कहां से शुरू हुए हम? NP3 से शुरू हुए हैं, तो आगे कितने NP6 तक जाएंगे ना। 3 4 5 6 15 16 17 18 तक। इनर्ट गैस है ना लास्ट वाला, नोबल गैसेस खत्म हो जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने पेपर में, और ये क्वेश्चन इजी होते हैं आंसर करने, कोई न्यूमेरिकल नहीं है। लेकिन अगर समझ में आएगा तो कर पाओगे, अगर नहीं समझ में आया तो फिर ये तो सारा चैप्टर ही खराब हो जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा इसी के मार्क्स हैं। देख रहे हो, सबसे बड़ा बड़ा टॉपिक यही है इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में सबसे बड़ा टॉपिक यही है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें, हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इससे। आप समझ ही रहे हो, हर चीज समझने हमें समझना, लर्न करना है। अब यहाँ पे क्या हुआ? BiF3 की स्टेबल मोस्ट है, -3 ऊपर क्यों स्टेबल है? क्योंकि वो ऊपर वाले जो एलिमेंट है उनका साइज छोटा है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और वो नॉन मेटल है। नॉन मेटल कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। नीचे मेटल है, मेटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो इसलिए -3 की स्टेबिलिटी कम हो रही है। और +5 की स्टेबिलिटी क्यों कम हो रही है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। बस इतना ही लिखना एग्जाम में। क्या मैंने रीजन बताया? इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये तो याद हो गया तुम्हें। +5 becomes less stable due to inert pair effect। इतना तो लिख सकते हो। बोलो, इसमें भी कोई डाउट है? होता क्या है कि जो शील्डिंग होती है, सबसे पुअर शील्डिंग किसकी होती है? डी और एफ की। एस की सबसे स्ट्रॉन्ग होती है, पी की उससे, और डी की उसके, और एफ की। ये शील्डिंग सबसे ज्यादा एस ऑर्बिटल्स करते हैं, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। इनकी सबसे पुअर होती है। उसी का ये रिजल्ट मैंने बताया, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो जहां पर नीचे एलिमेंट्स आते हैं तो वहां डी और एफ सब शेल भर जाते हैं, डी और एफ ऑर्बिटल भर जाते हैं, तो वो शील्डिंग पुअर हो जाती है। जो एस वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको न्यूक्लियस स्ट्रांगली खींच लेता है। जब न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाएंगे तो उनका वो इनर्ट हो जाते हैं, मतलब वो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं प्ले करते। ये मतलब है हमारा। अब बात समझ में आ गई आपको मैं क्या कह रहा हूँ। और भी इसके अलावा भी कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिख रही हैं हमें। देख रहे हो यहाँ पे +4 भी आ रही है फास्फोरस के केस में। और नाइट्रोजन की बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, -3 to +5। यहां पर हमने कुछ एग्जांपल्स बताए हैं आपको कंपाउंड। देखो नाइट्रोजन जो है, यहाँ पे फास्फोरस देख रहे हो, PF5, PCl5, P2O5, PF6। तो फास्फोरस आप ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे हो कितने टाइप के कंपाउंड्स बना रहा है फास्फोरस। ये सारे फास्फोरस के बनते हैं और आर्सेनिक के बनते हैं। तो कोवलेंसी जो हमने दिखाई है, कोवलेंसी। अब नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवलेंसी कितनी है? ये क्वेश्चन आ चुका पेपर में। क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द मैक्सिमम कोवलेंसी ऑफ नाइट्रोजन? अब बताओ तुम इसका क्या आंसर लिखोगे एग्जाम में? ये क्वेश्चन आया। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा मैंने? 2s और 2p, यही है। डी तो होता ही नहीं। कितने इलेक्ट्रॉन है? अनपेयर्ड कितने हैं? 3। बोलो कितने हैं? 1 2 3। तो 3 बॉन्ड बना सकता है। कोवलेंसी क्या होती है? शेयर करेगा जब 3 इलेक्ट्रॉन कितने करेगा? 1 2 3।
यस सर। लेकिन एक लोन पेयर है अब इसके पास, वो डोनेट कर सकता है, तो वो कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो जो नाइट्रोजन है वो 3 तो कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, और एक लोन पेयर है उसके पास। जब लोन पेयर किसी को डोनेट कर देगा उसको कौन सा बोलते हैं? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो टोटल मैक्सिमम फिर कितनी होगी? 3+1। तो 3 और ये एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो आंसर कितना आया? नाइट्रोजन की कोवलेंसी कितनी है? 4। 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। द कोवलेंसी ऑफ नाइट्रोजन कितनी दिखा रहा हूं? 4। 5 और 6 नहीं हो सकती नाइट्रोजन की। ये क्वेश्चन आया हुआ पेपर में। लेकिन फास्फोरस की हो सकती है 4 से ज्यादा, क्योंकि उसके पास 3D ऑर्बिटल खाली पड़े हैं, तो उनको यूज कर लेता है। क्या करता है? 3D को यूज कर लेता है। ये भी नोट कर लो पॉइंट, ये भी नोट कर लो पहले, फिर बताता हूँ तुम्हें मैं क्या कह रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ जो बोर्ड में आए हुए हैं। सारी इनऑर्गेनिक में तुम्हें सारे क्वेश्चन आंसर बता दूंगा जो भी है। सारे क्वेश्चन आंसर तुम्हारे नोट्स में होने चाहिए। समझ में आ गया? अब फास्फोरस का भी देख लेते हैं, फास्फोरस में क्या हुआ। देखो मैं कह रहा हूँ ये लो, फास्फोरस के अंदर फास्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन क्या? आउटर मोस्ट 3s2 3p3, ठीक है। सर हाँ, सर ये लोन पेयर वाला पॉइंट एक बार वापस से बता दो। अरे लोन पेयर नाइट्रोजन में पड़ा हुआ है, तो किसी को डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन दे देता है अपना लोन पेयर। बेस होते हैं लीविस बेस, सुने नहीं था लीविस बेस क्या होते हैं? यस सर। अरे अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देते हैं, तो वो क्या करते हैं फिर? अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। समझ में आ गया? अब यहां पर ये फास्फोरस है, तो इसको मैंने कैसे लिखा? देखो 3s है, 3p है, और 3D भी होता है, खाली पड़ा है। 3D खाली पड़ा है, 1 2 3 4, ये 3D, ठीक है। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। p में कितने हैं? 1 2 3। नाइट्रोजन में तो d होता ही नहीं, 2D तो होता ही नहीं ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। यस सर। अब यहाँ पे क्या होगा? देखो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये यहां से एक्साइट होके इसमें जा सकता है। कोई कोई एटम या कोई ग्रुप ऐसा आएगा वो एनर्जी दे देगा, एनर्जी देगा तो ये यहां से यहां चले गया। अब कितने हो गए अनपेयर्ड? बताओ। 1 2 3 4 और 5 हो गए। 5 अनपेयर्ड हो गए, बोलो है या नहीं? 5 अनपेयर्ड, जल्दी बताओ। यस सर। तो इसकी कोवलेंसी कितनी होगी फिर? 5 हो गई। 5 बॉन्ड सर बन गए। हम और इसके उसके अंदर क्या बाद एक कहते और हैं? भी खाली पड़ा है, एक और भी खाली पड़ा है। कोई इलेक्ट्रॉन पेयर अगर डोनेट कर देगा तो भी 6 भी बन जाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हो कोवलेंसी, यहाँ पे मैंने टेबल दिखाई है, कोवलेंसी 5 और 6 नाइट्रोजन की नहीं है, लेकिन फास्फोरस की है, आर्सेनिक की है, एंटीमनी की है। अब बिस्मथ तो सिर्फ +3 दिखाता है, वो मेटल है। तो ये हमने आपको एक टेबल में दिखाया है कि कोवलेंसी नाइट्रोजन की 5 और 6 नहीं हो सकती। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। लेकिन फास्फोरस की हो सकती है, आर्सेनिक की हो सकती है, और एंटीमनी की भी हो सकती है। इसको नोट कर लो। इसको सर नोट कर लो। सर हाँ सर ये जो एस वाले जो ऑर्बिटल जो भरा हुआ है पहले से, हाँ। सर अगर हम इसको वो ना करें तो मतलब वो स्टेबल ही रहेगा ना फिर तो, उसका एक इलेक्ट्रॉन अब वहां से निकाल कंपाउंड्स दे। कैसे बनते हैं? कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? जब एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो एनर्जी कोई देता है, तभी तो ये ऊपर जाते हैं, तभी तो ये एक्साइट होते हैं, तब तो बनेंगे कंपाउंड। नहीं तो कंपाउंड कैसे बनेंगे? जो तो सर कंपाउंड ऐसे बने हुए हैं, कोवेलेंसी कोवेलेंसी से 7 नहीं हो सकती? एक और दे दे कोई ऐसा करे तो। सात सात ये नहीं अपने साथ बना सकता। 7 स्टेबल नहीं होते, इतना बड़ा साइज नहीं है इसका। नहीं उसका सर साइज है, सर 3D में तो सर 10 प्लेस खाली है ही ना पहले से। अरे खाली है, लेकिन वो 7 को संभाल नहीं सकता, छोटा साइज है उसका फास्फोरस का। फास्फोरस का साइज इतना बड़ा नहीं है कि वो 7 एटम को अपने साथ रख सके, समझ गए? स्टेबल नहीं होता वो। जो चीज स्टेबल नहीं होती टूट जाती है। आयोडीन बना लेगा IF7
पता है, IF7 होता है, हाँ, PF7 नहीं होता। तो फास्फोरस का साइज छोटा, आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है। सर ये फॉस्फोरस वाला सर क्वेश्चन लिखवा दो प्लीज एक बार। क्वेश्चन लिख लो, एक्सप्लेन PCl5 exists, explain PCl5 exists but NCl5 does not exist। ये पेपर में आ चुका क्वेश्चन। एक्सप्लेन PCl5 exist, मैंने क्या कहा, PCl5 exists but NCl5 does not exist। ये पेपर में आ चुका क्वेश्चन। अब क्या आंसर लिखोगे इसका, क्या आंसर लिखा फिर तुमने इसको, ये एग्जाम में आ गया। आंसर अब तुम बता दो मेरे को, क्या लिखा तुमने इसका। व्हाट आंसर यू आर गिविंग स्टूडेंट्स फॉर दिस। क्या आंसर लिखा मैंने कि नाइट्रोजन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, लिखो फिर जल्दी। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन नाइट्रोजन द कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन मैक्सिमम इज 4। क्या लिखा, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन द नाइट्रोजन मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4 but phosphorus has got vacant 3d orbitals। Phosphorus has vacant 3d orbitals, hence can show covalency of 5 and 6, can show a covalency of 5 and 6। ये पेपर में क्वेश्चन आया था, इसको नोट कर लीजिए। आंसर हो गया, बोलो एनी डाउट। नो सर। ओके देन, ठीक है, फिर हम अब ऑक्सीडेशन स्टेट्स का टॉपिक खत्म हो गया और सारे क्वेश्चन हमने आपको बता दिए पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जो भी तुम नोट कर रहे हो क्वेश्चन आंसर, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर इनमें से क्वेश्चन आएंगे और फिर इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके देन, गुड नाइट। सारे क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा जितने भी पेपरों में आते हैं हर चैप्टर के, और इनको अपने नोट्स में अच्छी तरह से रखो। जो वीडियो मिलेगी उसको सुन लेना, उसमें सारे होंगे आंसर्स। सर इसकी PDF मिल जाएगी? अरे वीडियो मिलेगी आपको, अभी भी जो वीडियो भेज रहा हूँ ओके उनमें सर। सारे आंसर्स हैं क्वेश्चंस के, तो तुम उन वीडियो में तुम्हें जो भी चीज डाउट है उनको दोबारा से सुन लेना। हर वीडियो हमारी मिल रही है ऑलरेडी, कितने 400 से ज्यादा वीडियो अपलोड हो चुकी हैं जिनमें सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए जा रहे हैं, ऑर्गेनिक के, इनऑर्गेनिक के, किसी भी टॉपिक में चाहिए सुन लो, मैं उसमें क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ आपको, हर वीडियो में भेज रहा हूँ, उसको देख लो, सारे बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक रिएक्शन सारे स्टडी कर लो जो मैंने भेजी है आपको, ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन, उसमें से क्वेश्चन आने हैं पेपर में, 5-5 मिनट की है, उनको सुन लो। मैकेनिज्म भी बताया रिएक्शंस का, हिंदी में भी और इंग्लिश दोनों में अपलोड है, तो आप आसानी से उनको सुन लीजिए और शेयर कर लीजिए स्टूडेंट्स के साथ। उसको सब्सक्राइब कर लो तो आपको सारी वीडियो मिलती रहेंगी। आपने सब्सक्राइब किया हुआ है? यस सर। हाँ, तो आपको बस वीडियो आती है, हम उनमें देख लो, सारी मिल जाएंगी आपको। ओके देन, गुड नाइट। थैंक यू।